वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करते हैं आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो क्लास 12 ज्योग्राफी की बात करेंगे हम। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे प्रवास के बारे में। ठीक है, और पाठ संख्या 5 के अंदर हम जनसंख्या प्रवास की बात कर रहे थे और हमने विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात शुरुआत की थी। ठीक है, हमने यूरोपीय प्रवास की बात कर ली थी। 2 नंबर पढ़ेंगे हम एशियाई देशों के प्रवास। ठीक है, तो देखते हैं एशियाई देशों से प्रवास। एशियाई देशों से प्रवास की बात करते हैं। हमने देखा कि मानव शास्त्रियों का मत है कि भी जो मानव प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से हुई थी। जलवायु की दशाओं में परिवर्तन की वजह से और नई या नवीन प्रजाति के द्वारा प्राचीन प्रजाति को स्थान विशेष से बाहर की ओर खदेड़ने की वजह से भी प्राचीन समय में हमें देखा जाता है कि मध्य एशिया की जो जनजाति हैं वो अलग स्थानों पर जाकर बसने लग गई। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के बाद जो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखें और उसके दबाव को देखें तो चीन है जो 18वीं शताब्दी बाद में जो जनसंख्या वृद्धि हमें दिखाई देती है वो चीन है, भारत हैं, इसके अलावा जापान है, इसके आसपास में जो भी पड़ोसी देश हैं। तो मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत, जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में जाने लग गए, वहाँ स्थायी रूप से रहने लग गए। ठीक है, और क्योंकि उस समय देखें तो पड़ोसी देशों की जनसंख्या बहुत कम थी, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी 18वीं शताब्दी में इन देशों के अंदर। जैसे देखें तो चीन से बहुत लोग 20वीं शताब्दी के अंदर पड़ोसी देशों के अंदर आसपास के देशों में गए। अगर अक्सर उन देशों की बात करें तो चीन के जो लोग हैं वो 20वीं शताब्दी में कहाँ कहाँ गए, अगर उनकी बात करें तो आप याद रख सकते हो कि कौन कौन से देशों में गए। जैसे महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो एक देश है मंचूरिया, ठीक है, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जिन देशों में चीन के लोग गए 20वीं शताब्दी में, क्योंकि चीन और भारत और जापान ऐसे देश है 20वीं 28वीं शताब्दी के बाद में जहाँ पर तीव्र गति के रूप में जनसंख्या बढ़ रही थी और इनके आसपास के देशों में जनसंख्या कम थी। तो यहाँ से प्रवास हुआ, चीन के लोग यहाँ इन देशों में गए। ठीक है, इन देशों के अलावा जो चीन के लोग हैं वो और भी दूसरे महाद्वीप में भी गए। चीनी जो लोग हैं वो अमेरिका में भी गए। ठीक है, अफ्रीका के देशों में या अफ्रीकी देशों में भी गए, वहाँ पर भी चीन के लोग गए। ठीक है, वहाँ जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। अब जापान की बात करें तो चीन की बात कर ली। अगर अपन जापान की बात करें तो जापान भी एक छोटा देश है और वहाँ पर भी शुरुआत के दौर में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था। तो यहाँ के लोग भी 1880 से 1900 के बीच में, इन समय इस साल के बीच में अलग अलग स्थानों पर गए। देखें तो जापान के लोग हवाई द्वीप पर गए, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में गए, वहाँ पर इन्होंने प्रवास किया, वहाँ चले गए।
क्योंकि अपने देश में भीड़ बढ़ रही है। शुरुआत के दौर में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर भी गए, कनाडा में भी गए लोग, ब्राज़ील के अंदर भी गए, ऑस्ट्रेलिया में भी गए। इसके अलावा मंचूरिया में भी जापान के लोग जा बसे, कोरिया है उसमें भी गए। इसके अलावा जो मलेशिया है उसमें भी गए। तो ये देश ऐसे हैं जहाँ पर जापान के लोग प्रवास किए। कब? 1880 से 1900 ईस्वी के बीच में। और ये जो देश हैं वो, इन देशों में चीन के लोग गए 20वीं शताब्दी के अंदर। तो आराम से इस बात को आप समझ सकते हो कि कब कौन कौन से देशों में कौन से देश के लोग प्रवास किए। बात करते हैं भारत की। तो भारत से लोगों का आसपास के देशों में काफ़ी धार्मिक प्रसार की वजह से लोगों का जुड़ाव रहा है। बौद्ध धर्म भी प्रसार के रूप में वहाँ अलग अलग देशों में गए हैं। भारत से जो बौद्ध धर्म प्राचीन समय में गया है अलग अलग देशों में, जैसे हम बात करें तो म्यांमार हैं, श्रीलंका है, यहाँ जो बौद्ध धर्म है वो भारत से तो गया है। मलेशिया है, इसके अलावा जो हिंदुस्तान है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने के यहाँ पर भी भारत गए हैं। बात करें कि भारत पर अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय अंग्रेज़ों ने अपने जो कृषि के जो बागान हैं उनमें मजदूरी कराने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को अलग अलग देशों में लेकर चले गए और लोग फिर वहीं स्थायी रूप से बस गए। अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को मजदूरी करने के लिए, काम कराने के लिए अपने अलग अलग देशों में उनको भेज दिया। तो कौन कौन से देश हैं? तो अपन देखें तो दक्षिण अफ्रीका है एक, तो जहाँ पर भारत के लोगों को लेकर गए अंग्रेज़। बागान है अंग्रेज़ों के वहाँ पर थे, उस समय उनको काम कराने के लिए भारत से लेकर चले गए। तो एक तो हैं दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका तो नहीं, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा जो मॉरिशस देश है वहाँ पर भी गए, फिजी के अंदर भी गए और त्रिनिडाद के अंदर भी गए। इन देशों के अंदर भारत के लोगों को लेकर चले गए अंग्रेज काम कराने के लिए और ये लोग गए वहीं पर स्थायी रूप से बस गए। तो ये बात की हमने अंतर्राष्ट्रीय देशों का स्थानांतरण, एशिया की और यूरोप की बात कर ली। ठीक है, हमने चीन, भारत और जापान की बात कर ली और यूरोप के भी हमने बात की कि प्रमुख कौन कौन से देशों में कौन कौन से स्थानों पर गए। ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं अपन अंतर्देशीय स्थानांतरण। अपने अंतर्राष्ट्रीय की बात कर ली, अब अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक दूसरे देशों में। अब अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही। तो अंतर्देशीय स्थानांतरण मतलब एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो स्थानांतरण हुए वो इसमें शामिल हैं। सिंपल सी बात है कि एक ही देश के अलग अलग राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन है या जो प्रवास है वो आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा? आंतरिक परिवर्तन। प्रवास की जो प्रक्रिया है उसको परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आंतरिक परिवर्तन यानी एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जाना हुई प्रवास है। ये इसमें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं अपन अंतर्राज्यीय प्रवास। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय प्रवास की बात करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में लोगों का प्रवास। एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य ही जो प्रवास हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्यों पर वो अंतर्राज्य हो गया। और भारत के अंदर देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का कई प्रवास हुआ है। जैसे यूपी और हरियाणा से कई लोग दिल्ली आकर बस गए हैं। यूपी और हरियाणा से कई लोग दिल्ली आकर बस गए हैं स्वतंत्रता के बाद में।
ठीक है। और हरियाणा से एक तो बात कर ली, और राजस्थान के बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में गए हैं। राजस्थान के लोग भी महाराष्ट्र हो या देखिए तो गुजरात जाकर बस गए, और यूपी और हरियाणा के दिल्ली जाकर बस गए, तो वो अंतर राज्यीय प्रवास हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो एक तो भारत की बात कर ली। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारंभ से लोग पूर्वी प्रांतों में रहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लोग हैं वो शुरुआत में पूर्वी प्रांतों में रहते थे। धीरे धीरे यातायात की सुविधाओं की वजह से और जनसंख्या के दबाव की वजह से लोग धीरे धीरे पश्चिमी प्रांत की तरफ जाने लग गए। किधर? पश्चिमी प्रांत की तरफ, और वहाँ उनका प्रवास होता है, ये तो ये भी है। देखिए रूस में जब 1917 में रूसी क्रांति हुई तो लोग पूर्वी और पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फौरों में जाकर बस गए। मतलब 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसमें जो लोग हैं वो पूर्व से और पश्चिम दोनों के लोग रूस के ऊपर वाले भाग जो साइबेरिया इलाका है वहाँ जाकर बस गए। तो वो भी तो परिवर्तन हुआ एक ही देश के अंदर। मतलब ये वहाँ के जितने भी देश हैं लगभग उनमें लोग एक प्रांत से दूसरे प्रदेश में कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, खनिज के लिए और मजदूर के लिए प्रवास तो करते रहते हैं। सिंपल सी बात है कि भी किसी भी देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य पर कृषि के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा के लिए, आर्थिक कारण हो या मजदूरी, इनके लिए प्रवास तो करते हैं। ये सिंपल सी नॉर्मल बात है। तो ये हो गए अंतर्राज्यीय प्रवास। बात करते हैं स्थानीय प्रवास। किसकी बात करते हैं? स्थानीय प्रवास की। कि स्थानीय प्रवास क्या होता है? देखिए स्थानीय प्रवास तो नाम से आपको पता लग जाएगा स्थानीय प्रवास क्या है। देखो स्थानीय प्रवास में लोगों का जो स्थानांतरण है वो एक ही प्रांत के अलग अलग इलाकों में होता है। जैसे भारत में राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो अलग अलग जिले, उन जिलों के बीच में अगर स्थानांतरण है तो वो स्थानीय है। कि एक ही राज्य में, किसी देश के अंदर एक राज्य है, उस राज्य के अंदर भी एक दूसरे इलाकों में लोगों का जो स्थानांतरण होता है वो स्थानीय प्रवास होता है। ग्रामीण लोग शहरों में जाते हैं एक ही राज्य में। ठीक है, लोग गांव से बड़े शहरों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, तो वो भी स्थानीय प्रवास है। मतलब स्थानीय प्रवास में क्या होता है कि दरअसल जो लोग हैं वो गाँवों से शहरों में जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं भी शहरीकरण या नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। नगरों से मिलने वाली अलग जो सुविधाएं हैं उसकी वजह से जाते हैं। ठीक है, और देखें तो मुंबई में जो हज़ारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक प्रवास करते हैं, ये तो अक्सर बना रहता है कि लोग मुंबई में ट्रेनों में भर करके जाते रहते हैं प्रवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से उसको व्यवस्थित से समझ सकते हो। तो ये प्रवास के हमने प्रकार की बात कर ली कि अलग प्रकार से हमने अंतर्द्वीपीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय, स्थानीय, राज्य, सबकी बात कर ली। अब पढ़ेंगे हम प्रवास के परिणाम। प्रवास करने के बाद में क्या क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रभाव है, हम उसको भी कह सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे प्रवास के परिणाम। ठीक है, परिणाम की बात करते हैं। तो जिस स्थान से लोग जाते हैं और जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों में जनसंख्या का प्रभाव तो पड़ता है। तो प्रवास की वजह से जो सबसे बड़ा जो प्रभाव हमें दिखाई देता है वो जनसंख्या का दिखाई देता है। प्रवास में प्रभाव किस पर पड़ेगा? जनसंख्या पर। जनसंख्या तो स्थानांतरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात तो याद करेंगे। इसके अलावा देखिए तो प्रभाव कौन कौन से हैं। पहले प्रभाव की बात करते हैं कि प्रवास से क्या होता है कि जो जनसंख्या है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जिस स्थान से लोग गए हैं, जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है, और जहाँ पर
लोग जाते हैं, जिस स्थान से गए वो वहाँ तो जनसंख्या कम हो गई, और जिस स्थान पर लोग जाकर बस गए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो गई। जैसे मान लो 1000 लोग यहाँ पर थे पहले और 1000 लोग यहाँ पर थे। अब किसी कारणवश से लोग यहाँ से प्रवास कर ले, यहाँ से लोग लगभग 500 लोग चले गए इधर। अब यहाँ पर पहले संतुलन था, लेकिन अब यहाँ 500 लोग हैं और यहाँ पर 1500 लोग हैं, तो अब जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। जहाँ से लोग चले गए वहाँ तो लोग कम हो गए, और जहाँ जाकर रहने लग गए वहाँ पर लोग ज़्यादा हो गए, तो जनसंख्या संतुलन बहुत बड़ा एक ज़्यादा बिगड़ जाता है, वो हमें नज़र आता है। तो पहला कारण तो आपको बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि संतुलन बिगड़ जाता है जनसंख्या का। जिस स्थान से लोग गए हैं वहाँ पर लोग कम हो जाते हैं, जिस स्थान जाकर रहने लगे उस स्थान पर वहाँ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। प्रवास के कारण संस्कृति का, देखो प्रवास के कारण होता है संस्कृति का प्रसार होता है। एक तो प्रवासी जो लोग हैं वो अपने साथ में अपनी तकनीकी लेकर आते हैं, अपना धर्म, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज और भाषा सब कुछ लेकर आते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो स्थानीय लोगों पर पड़ता है, और इससे स्थानीय लोगों की जो संस्कृति हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं, ये भी अक्सर होता है। तो दूसरा जो प्रभाव है वो है, जैसे मान लो एक तो यहाँ के लोग हैं और एक बहुत दूर यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों की भाषा अलग है, यहाँ के लोगों की भाषा अलग है, यहाँ के लोगों का धर्म अलग है, यहाँ के लोगों का धर्म अलग है, इनकी संस्कृति, इनका रीति रिवाज इनके अलग अलग है, इनकी तकनीकी अलग है, इनकी अलग है। इनमें हुआ प्रवास, लोग यहाँ से चल करके यहाँ आकर रहने लग गए। तो ये जो लोग हैं जो यहाँ आकर रहने लग गए, तो इससे क्या होगा, इनकी संस्कृति प्रभावित होगी, इनकी भाषा तो ठीक है वो तो प्रभावित होगी, लेकिन ये भी दूसरी भाषा सीख पाएंगे, तो संस्कृति के ऊपर प्रभाव होगा। ठीक है, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, स्थानीय लोगों पर। इसके अलावा ये जो लोग गए हैं, अगर इनकी यहाँ तकनीक की जो चीज़ें थी उनका यहाँ उपयोग करेंगे, तो यहाँ के लोगों में तकनीकी वजह से आर्थिक सुधार होगा, तो वो भी एक प्रभाव हमें दिखाई देता है, वो भी हम समझ सकते हैं। तीसरा प्रभाव देखिए तो प्रवासी लोगों की जो वेशभूषा है, रहन सहन है, वेशभूषा है, रहन और सहन, खान और पान, तो वेशभूषा है, रहन सहन है, खान पान है, इसके अलावा जो भाषा है, उन सब का प्रभाव उस जगह पर पड़ेगा, वहाँ की संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तित होगा। जैसे हम देखें तो अंग्रेज़ों के आने से भारतीय संस्कृति में जो प्रभाव दिखाई देता है, तो अंग्रेज़ आखिर उस स्थान छोड़कर यहाँ आए, तो उन्होंने तो प्रवास किया है, और यहाँ आने की वजह से हमारे रहन सहन में, वेशभूषा में, हमारी संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आ गया अंग्रेज़ों की वजह से। तो ये भी एक प्रभाव है। तीसरा प्रभाव हमने देख लिया। आगे अगर प्रभाव की बात करें तो प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव है तो वो बढ़ता है। किसी स्थान पर, एक स्थान पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, उसकी वजह से जनसंख्या में बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी या निर्धनता बढ़ती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और जिस लोगों से देखें तो जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ पर भी समस्या आने लगती हैं। भाई यहाँ से लोग यहाँ गए हैं तो यहाँ रोज़गार में कमी आएगी, रोज़गार के अंदर देखें तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी हमें समस्या दिखाई देती हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है कि प्रवासी लोगों की वजह से कार्यों की कुशलता या तकनीकी ज्ञान की वजह से जिस क्षेत्र पर लोग गए हैं वहाँ के आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग होगा, और उस स्थान का, उस देश का आर्थिक विकास होगा। जैसे यूरोपीय लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने हैं यूरोपीय लोगों के आने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर से लोग यहाँ किसी स्थान पर आएंगे तो वो अपने साथ तकनीकी लेकर आएंगे, कार्य कुशलता उनमें होगी, तो उस स्थान के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करके उस देश की आर्थिक स्तर को बड़े ढंग से सुधार सकेंगे।
ठीक है। तो वो भी प्रभाव है एक तरह का, पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। तो हमने पॉजिटिव की भी बात कर ली, नेगेटिव की भी बात कर ली। ऐसे उदाहरण देखें तो यूरोपीय लोगों की वजह से अमेरिका हो या दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, इनका जो विकसित होने की जो वजह है वो इनकी वजह से भी तो है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने पढ़ लिया है, प्रवास की बात कर लिए, प्रवास क्या होता है उसकी हमने सारी बातें कर ली हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो 2-3 बार देखना है आपको इसको, ताकि समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। इसके अलावा किताब से भी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो इसके अलावा कल हमारा ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।